गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हमारा 12th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषयक क्षेत्र। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मानव भूगोल की प्रकृति। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। इसके अंतर्गत 3 अलग अलग विचारधाराएं आई थी। पहली थी आपकी पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरी थी संभववाद या संभावनावाद, तीसरी थी आपकी नवनिश्चयवाद। तो आज पढ़ते हैं हम समय के गलियारों से मानव भूगोल कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए कि पर्यावरण से अनुकूलन अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। कि जो मानव का जब उदय हुआ उसी के साथ मानव ने पर्यावरण से अनुकूलन समायोजन की प्रक्रिया शुरू की और उसका रूपांतरण शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब मानव का उदय हुआ था उसी समय से आपके मानव भूगोल का भी उदय हो गया था। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे के साथ क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालीन सातत्य पाया जाता है। सातत्य होता है निरंतरता, कि जो मानव भूगोल का डेवलपमेंट हो रहा है वो निरंतर हो रहा है, उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, एक है आपका अनुकूलन, दूसरा है समायोजन। तो अनुकूलन होता है कि अडेप्टेशन, कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने आप को किसी पर्यावरण में ढाल लेता है, कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है और उस पर्यावरण में अपने आप को रहने योग्य बना लेता है, वो कहलाता है आपका अनुकूलन। दूसरा होता है समायोजन। समायोजन की किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं और वहाँ के जो संसाधन पाए जाते हैं उसके अनुसार ही मानव अपने व्यवसाय की प्रकृति को शुरू या अपने व्यवसाय को शुरू करता है, वही कहलाता है आपका एडजस्टमेंट या समायोजन। कि जैसी वहाँ की कंडीशन है, जैसे रिसोर्सेज है, उन्हीं के अनुसार अपनी एक्टिविटी करे या अपना व्यवसाय करे, वही कहलाएगा एडजस्टमेंट या समायोजन। यद्यपि समय के साथ इसे स्पष्ट करने वाले उपागमों में भी परिवर्तन आया है, कि जैसे जैसे आपका मानव भूगोल का विकास होता गया है वैसे वैसे इसे स्पष्ट करने वाले उपागम अप्रोचेज में भी परिवर्तन आया है, कि जो इसको पढ़ने की विधियां थी उनमें भी परिवर्तन आता गया है। उपागमों में यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है, कि जो पढ़ने के तरीकों में परिवर्तन आया है इससे पता चलता है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो भी बदलती रही है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया, बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में क्या था कि विभिन्न समाजों के बीच जो अंतोक्रिया मतलब अन्योन्य क्रिया मतलब परस्पर क्रिया नगण्य थी। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे, कि प्राचीन काल में मनुष्य ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की थी, उसके पास सीमित संसाधन थे, तो इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान के क्षेत्र के स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था, क्योंकि आने जाने के कोई ज़्यादा साधन नहीं थे। तो इसीलिए दो समाजों के बीच आपस में परस्पर लेन देन नहीं होता था, तो एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक, अन्वेषक होते हैं खोजकर्ता होते हैं, जो खोज करने वाले होते हैं, तो अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे, कि जब कोई भी यात्री या कोई भी खोजी यात्री कहीं जाता था तो वो अपनी यात्रा के बारे में सारा का सारा लिखा करता था। नौ संचालन संबंधी कुशलता विकसित नहीं हुई थी, कि उस समय में जो नौ संचालन थी, कि आपके जो समुद्री रास्ते से आने जाने संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। कि जैसे आजकल जैसे मोटर से चलने वाले जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनका निर्माण नहीं हुआ था, छोटी छोटी नावों की सहायता से जाया जाता था, तो इसलिए समुद्री यात्राएं खतरे से खाली नहीं होती थी। ये था आपका प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो यात्री और जो खोजकर्ता अपने यात्रा वृत्तांत लिखते थे उसी से हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती थी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आया है आपका 15वीं शताब्दी का। तो 15वीं शताब्दी आप आ गए हैं अब मध्यकाल में।
तो 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए। तो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने ज़्यादा खोजें करनी शुरू की और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। कि जो यूरोप के जो खोजकर्ता थे वो चारों ओर निकल गए आपके। तो उन्होंने क्या किया, नए नए क्षेत्रों की खोज की, नए नए देशों की, नए नए महाद्वीपों की खोज की। तो उनको मिलने से अनेक जो उनकी मिथक धारणाएं थी, जो कहानियां गढ़ी गई थी, उनको भी वो भी खुलनी शुरू हो गई। तो उपनिवेशिक युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके। जो उपनिवेश युग था कि साम्राज्यवादी युग की एक दूसरे देशों के ऊपर शासन करने का था, कि आप जाइए वहाँ पर उस देश पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ कर लीजिए। तो इसने भी क्या किया, खोजों को और गति प्रदान की कि अब लोग या कुछ देश अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे देशों को खोजना शुरू करने लगे और वहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू करने लगे। तालिकात युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। तो अब एक जो डायग्राम, ये एक तालिका दी गई है, उसकी सहायता से हम समझेंगे कि आपके मानव भूगोल का विकास किन किन अवस्थाओं में हुआ है। देखिए, उसमें पढ़ेंगे हम समयावधि, उस समयावधि में कौन से उपागम प्रचलित थे, कि किस तरह से कौन सी विधि के द्वारा आपके भूगोल को पढ़ा गया है। तो चलिए देखते हैं तालिका। तो देखिए, सबसे पहले है समयावधि, कि किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में पढ़ने का ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है उसको पढ़ने का कौन सा उपागम था। तो सबसे पहले है आरंभिक उपनिवेशिक युग, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो ये था इस समय पर जो अन्वेषण और विवरण, अन्वेषण मतलब खोजों का और वर्णन करने की उपागम प्रचलित था। तो साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। साम्राज्य मतलब उपनिवेशीकरण, कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना था जो, और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोजों को प्रोत्साहित किया। तो इस समय नए नए अनेक नए लैंड पार्ट और जो कॉन्टिनेंट आपके महाद्वीपों की खोज की गई। क्षेत्र का विषय ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। तो देखिए, जो भी विश्व ज्ञान कोशीय विवरण था, भूगोलवेताओं का वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना, कि जो जहाँ जाता था उसी के बारे में वर्णन कर देता था और इसी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती रही। तो इस समय जो भूगोलवेता थे वो पूरी पृथ्वी की एक साथ स्टडी करना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि पूरी पृथ्वी पे क्या पाया जाता है, कहाँ कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है, कौन कौन सी विविधता पाई जाती हैं, उस सब की एक साथ स्टडी कर लें। लेकिन पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा विविधता है कि एक साथ सभी कारकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद दूसरा आया उत्तर उपनिवेश युग, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो इस समय पर जो उपागम का प्रयोग किया गया वो था आपका प्रादेशिक विश्लेषण का। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए, कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझ में सहायता करेगी। तो देखिए, जो पहले वाले कह रहे थे कि पृथ्वी का एक साथ अध्ययन कर ले, पूरी पृथ्वी की एक साथ स्टडी कर ले, लेकिन एक साथ स्टडी संभव नहीं थी। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा कि पूरी पृथ्वी की एक साथ स्टडी न करके बल्कि पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर देना चाहिए और उन छोटे छोटे प्रदेशों का ही गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी की तुलना में उसके एक छोटे भाग का गहन अध्ययन हम कर सकते थे। तो उसके बाद उस छोटे प्रदेश के सभी पक्षों का अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद उन सभी छोटे प्रदेशों के अध्ययन को बाद में एक दूसरे से जोड़ दीजिए और उसको जोड़ने से हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका प्रादेशिक विश्लेषण उपागम पर आधारित भूगोल। उसके बाद अंतर्युद्ध अवधि आई है, 1930 का दशक आया है, कि जो दो युद्ध थे आपके, दो वर्ल्ड वार थे, उनके बीच का दशक। तो यहाँ पर एरियल डिफ्रेंसिएशन, क्षेत्रीय विभेदन उपागम का प्रयोग किया गया। देखिए, दो वर्ल्ड वार हुए थे। फर्स्ट तो था आपका 1914 से लेकर
और 1918 तक का। 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। दूसरा था आपका 1939 से लेकर 1945 तक, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक का। तो इन दोनों के बीच का जो दशक था तो अक्षेत्रीय विभेदन का युग था आपका ये। तो एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। तो जो इनसे पहले वाले थे उत्तर उपनिवेशिक युग में, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाए और उसके बाद उनका गहन अध्ययन कर लिया जाए, ये कहा था। तो उसके बाद जो अंतर्युद्ध अवधि के बीच का दशक था, इस टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि उन प्रदेशों को किस आधार पर बांटा जाए कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न हो, कि उन रीजन की स्टडी किस आधार पर की जाए, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है। तो यह जानने के लिए किसी भी प्रदेश की जो विलक्षणता है, जो यूनिकनेस है, उसकी पहचान करने पर बल दिया गया कि वहाँ पर दूसरे प्रदेश की तुलना में क्या खास पाया जाता है। तो इसी तरह से दूसरे प्रदेश के बारे में भी कि वहाँ पर मुख्य कौन सा तत्व पाया जाता है जो अन्य प्रदेशों में नहीं है। तो इस आधार पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अंतर का पता चलेगा। तो इसी विलक्षणता के आधार पर हम अलग अलग प्रदेशों में अंतर कर सकते हैं। तो यह कहलाया आपका एरियल डिफ्रेंसिएशन या अक्षेत्रीय विभेदन उपागम पर आधारित भूगोल। तो देखिए यहाँ तक हम क्या है, पहले तीनों तक जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो एक लिटरेचर या एक साहित्य के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक हमने ना कोई थ्योरी पढ़ी है ज्योग्राफी में, ना कोई मॉडल पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट जो एक जैसे साहित्य पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आया है आपका 1950 के दशक का अंत से 1960 के दशक के अंत तक। तो यहाँ पर आया आपका स्थानिक संगठन का स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच का प्रयोग किया गया। तो इससे पहले वाले जो उपागम थे उसमें हमने पढ़ा है कि एक हम भूगोल को साहित्यिक रूप से पढ़ते आ रहे, लिटरेचर के रूप में। तो इन्हें क्या लगा, जो स्थानिक संगठन अप्रोच किया था, तो इन्हें लगा कि भूगोल क्या है, आपका वैज्ञानिक विषय नहीं दिखाई दे रहा है मानव भूगोल। तो इन्होंने क्या किया, तो इस समय आई आपकी मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो अभी तक जो भी बातें की गई थी इससे पहले वो क्या थी, परिकल्पना या हाइपोथेसिस के आधार पर की गई थी कि ऐसा हो सकता है, यहाँ ऐसा पाया जाता है ऐसा, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिए गए थे। तो जो 1950 से 60 के समय में जो मानव भूगोल को वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की गई, भूगोल से संबंधित अलग से मॉडल बनाए गए, मानव भूगोल के अलग से थ्योरीज दी गई, अलग से नियम निर्धारित किए गए। तो इस तरह से इसको वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया गया। तो इसके अध्ययन के लिए कुछ रूल मॉडल थ्योरीज डेवलप की गई। तो देखिए, कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियाँ, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा, परिष्कृत सांख्यिकीय विधियाँ, स्टैटिकल मेथड का यूज किया गया, मानचित्र और मानवीय घटनाओं के विश्लेषण में, मानचित्र के विश्लेषण और मानवीय घटनाओं के विश्लेषण में जो फिजिक्स भौतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाने लगा, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करने इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बाद आपका मानव भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उभरा। उसके बाद आया है 1970 का दशक, 1970 का दशक। तो जो 1970 का दशक था इसमें तीन अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं। पहली थी आपकी मानवतावादी, दूसरी अमूलवादी और तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा। देखिए पढ़ते हैं, मात्रात्मक क्रांति जो उससे असंतुष्टि उत्पन्न हो गई और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में तीन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के उदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। तो आइए जानते हैं इन तीनों विचारधाराओं के बारे में क्या थी ये। देखिए ये एक बॉक्स दिया गया है। तो सबसे पहली थी आपकी मानवतावादी। तो मानवतावादी को क्या कह सकते हैं आप, मानवतावादी या कल्याणपरक।
तो दोनों एक ही नाम हैं आपके, एक के ही हैं, मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक और कल्याणपरक वेलफेयर उपागम। तो जो ये उपागम था इसका संबंध क्या था, लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, कि लोगों का सामाजिक कल्याण होना चाहिए। इसमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों को शामिल किया गया था। तो इस विचारधारा का मुख्य लक्ष्य या मुख्य संबंध क्या था, कि लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, कि लोगों के सामाजिक विकास होना चाहिए। क्या क्या, उनके आवास, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, ऐसे पक्ष इसमें शामिल थे। कि हमें मानव भूगोल को का इस प्रकार से विकास करना है कि वह मानव के कल्याण के लिए कार्य करे। सीधी सी बात यह थी कि हमें मानव भूगोल का इस प्रकार से विकास करना है कि वो हर जगह मानव का विकास करती चले, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन सेटलमेंट आदि, ऐसे वो सारे कार्य मनुष्य के लिए करते रहे। ये थी आपकी मानवतावादी विचारधारा। दूसरी थी आपकी रेडिकल या अमूलवादी विचारधारा। तो इसमें निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। तो देखिए, जो ये विचारधारा थी रेडिकल या अमूलवादी, इसकी व्याख्या के लिए जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया, कि कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित थी। तो कार्ल मार्क्स थे जो, वो पूंजीवाद के विरोधी थे, जो कैपिटलिज्म है उसके विरोधी थे। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो भी रिसोर्सेज है, जो संसाधन है किसी देश के, उस पर उस देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार होना चाहिए। सभी में वो सारे के सारे संसाधन समान रूप से बंटे होने चाहिए। इससे ना तो समाज में आपकी ऊंच नीच फैलेगी, ना कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी, ना निर्धनता फैलेगी, ना सामाजिक असमानताएं आएगी। तो सब लोग बराबर रहेंगे, सारा समाज एक दूसरे से मिलजुल कर रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो ये विचारधारा थी, ये आपके पूंजीवाद के विरोध में थी। तो पूंजीवाद क्या होता है, कि जो संसाधन होते हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में होते हैं, तो कुछ ही लोग उन सभी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अधिकतर जनसंख्या निर्धन रह जाती है। तीसरा आता है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। देखिए, इसने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। तो इस विचारधारा के अनुसार जो अनुभव के आधार पर ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये कहते थे कि जितना ज़्यादा मनुष्य को अनुभव होगा किसी कार्य का, वो उतना ही ज़्यादा व्यवहारिक होता जाएगा। उसके साथ साथ मानव की जो जाति है, उसकी जो प्रजाति है, जाति, प्रजाति, धर्म इत्यादि, इनके आधारित सामाजिक संवेगों का बोध पर भी जोर दिया गया कि मनुष्य के इनके बारे में भी सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो ये तीन अलग अलग विचारधाराएं इस समय उत्पन्न हुई थी। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं 1990 का दशक, 1990 का दशक। तो भूगोल में क्या आ गया, उत्तर आधुनिकतावाद। तो बृहद सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजनता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जाने लगा, कि जो पूरे विश्व का अध्ययन करने के मुद्दे थे, कि पूरे विश्व का अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए थे, कि उनके सही होने पर सवाल उठ गए, कि हो सकता है कोई भी सिद्धांत किसी एक क्षेत्र पे तो कार्य करे, किसी एक क्षेत्र पे तो लागू, किसी पे ना हो। तो इसलिए उनके प्रयोग पर सवाल उठने लगे। तो प्रत्येक स्थानीय संदर्भ में समझ के महत्व पर जोर दिया गया, कि हर स्थान की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो वहाँ के बारे में ही गहन अध्ययन करके हम उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके मानव भूगोल का विकास हुआ, कि सबसे पहले अन्वेषण और खोज का युग था, खोज पर आधारित उपागम का प्रयोग किया गया, फिर प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, फिर क्षेत्रीय विभेदन किया गया, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया। उसके बाद वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, स्थानिक संगठन आया। उसके बाद तीन अलग अलग विचारधाराएं आई, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। और लास्ट में है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि इसको देखकर
कि भूगोल में निरंतर विकास के साथ गतिशीलता भी रही है, कि लगातार भूगोल का विकास होता रहा है। समय के साथ साथ इसका महत्व भी बढ़ता गया है, इसके अध्ययन क्षेत्र में भी परिवर्तन होते गए हैं, अन्य विषयों के साथ इसके संबंध भी बढ़ते गए हैं, और इस तरह से आपके मानव भूगोल का विकास हुआ है। और आज भूगोल की इस महत्वपूर्ण शाखा का अध्ययन संपूर्ण विषयों में किया जा रहा है। तो मनुष्य से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाएगा आपका। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल के अक्षेत्र और उप अक्षेत्र, कि मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं और उन शाखाओं की उप शाखाएं या उप क्षेत्र कौन सी हैं। तो मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। तो मानव भूगोल क्या करता है, मानव जीवन के जितने भी तत्व पाए जाते हैं, कहीं पर भी हों, वो जो भी मनुष्य द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी और प्रकृति के बीच जो संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है, कि जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी मानवीय तत्व पाए जाते हैं उन सभी को समझने के लिए मानव भूगोल क्या करता है, जो सामाजिक विज्ञान हैं आपके अलग अलग सामाजिक विज्ञान, जैसे आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हो, क्या क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया आपका, जनांकी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, समाजशास्त्र हो गया, ये क्या है, सारे सामाजिक विज्ञान हैं। तो इन सभी के सहयोगी विषय के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपका मानव भूगोल। तो ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है, कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक शाखा कई छोटे छोटे भागों में विभाजित होती जाती है, और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। देखिए टेबल में देखते हैं, यह है मानव भूगोल के अक्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कह सकते हो या मानव भूगोल की शाखाएं कह सकते हो। तो सबसे पहले है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये है मानव भूगोल की शाखाएं, मुख्य शाखाएं कह सकते हो आप। तो उसके बाद ये कई छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। उपक्षेत्र ये आगे सब ब्रांच में बंटी हुई है। तो वो कौन सी आ गई, जैसे सामाजिक भूगोल व्यवहारवादी भूगोल में, सामाजिक कल्याण में, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा भूगोल में। ऐसे ही राजनीतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल में बंटी हुई है। आपकी आर्थिक भूगोल संसाधन भूगोल में, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, तो इन उपक्षेत्रों में बंटी हुई है। उसके बाद तो देखिए, जो मानव भूगोल की शाखाएं हैं और जो उनकी उपक्षेत्र हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, ये किसी न किसी सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो सामाजिक भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक भूगोल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कल्याण का भूगोल कल्याण शास्त्र से जुड़ा हुआ है, अवकाश का समाजशास्त्र से, ऐसे ही जैसे ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से जुड़ा हुआ है आपका, नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन नियोजन से, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है आपका, जनसंख्या भूगोल जनांकीय से जुड़ा हुआ है, आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये किसी न किसी सामाजिक विज्ञान से संबंध रखते हैं। तो देखिए थोड़ा जान लेते हैं सामाजिक भूगोल होता क्या है, किसे कहते हैं सोशल ज्योग्राफी। तो सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूह और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी समीक्षा की जाती है, कि जो मानव समूह हैं और उनके पर्यावरण जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उनके संबंधों की समीक्षा की जाती है। तो प्रकृति के साथ मानव के संबंध ही किसी समाज के पहलू और लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कि मनुष्य चाहे कहीं भी किसी भी भाग में रहता हो, कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहा हो, तो उसकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है और उसका जो सामाजिक जीवन का ताना बाना होता है उसके वातावरण से ही प्रभावित होता है। तो सामाजिक भूगोल में किस प्रकार आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आने से समाज की
कैसे परिवर्तन होता है, उनकी मनोवैज्ञानिक रचना में, उनकी सामाजिक व्यवस्था में, उनके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, तो इन सभी की स्टडी आपके सामाजिक भूगोल में की जाती है। जैसे बात करें राजनीतिक भूगोल की, तो राजनीतिक भूगोल की बात करें तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो राष्ट्र हो गए, आपके जो राज्य हो गई, उनकी जो सीमाएं हो गई, उनका जो विस्तार हो गया, उनके अन्य घटक जैसे उनके भूभाग, इन सभी का अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो राजनीति प्रादेशिक नियोजन होता है, राष्ट्रीय नियोजन होता है, इन सभी का अध्ययन भी इसी में किया जाता है आपका। उसके बाद बात करते हैं आपकी जनसंख्या भूगोल की। जो जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी वो की जाती हैं, तो इसके अंतर्गत जनसंख्या, उसका वितरण, उसका घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, लिंग अनुपात, आयु, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि, ऐसी सभी जननांकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं आपकी, जैसे आवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल की करते हैं। तो आर्थिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उनका जो वितरण है, जो प्राकृतिक वातावरण उसके साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। आप देखोगे कि जो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग आर्थिक क्रिया मनुष्य के द्वारा की जाती है। अपने जीविकोपार्जन, अपनी जीविका कमाने के लिए करता है, जैसे कहीं लकड़ी काटता है, मछली पकड़ता है, आखेट, कृषि, खनन खाने खोदता है, भोज्य पदार्थों को जंगलों से इकट्ठा करता है, उद्योग धंधे हैं, कहीं व्यापार कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, तो इन सभी का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जा रहा है। तो एक आर्थिक भूगोलवेता मानव की इन आर्थिक क्रियाओं पर, कि मनुष्य जो क्रियाएं करते हैं उनके ऊपर वहाँ के वातावरण के जो तत्व हैं, जैसे वहाँ की मिट्टी हो गई, भूमि हो गई, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, वहाँ की जनसंख्या का घनत्व, तो इन सभी के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यह है मानव भूगोल के अक्षेत्र। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपका, डायरेक्ट पूछा जाता है, मानव भूगोल के अक्षेत्रों के नाम लिखिए, कि मानव भूगोल के क्षेत्रों, तो सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास और आर्थिक। कई बार आ जाता है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो उसके अंतर्गत ये आएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी अक्षेत्र या उप क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाता है सामाजिक विज्ञान कौन से संबंधित है, तो सामाजिक भूगोल सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। नगरीय जैसे राजनीतिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल जनांकीय से संबंधित है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है आपका। तो आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है, कि जैसे जैसे मानव भूगोल का विस्तार होता जाएगा, उसके अंदर और विषय वस्तु जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे ये सूची बड़ी होती जाएगी। तो उपक्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्राय अतिव्यापी होती हैं, कि जो इसके उपक्षेत्र हैं मानव भूगोल की शाखाओं के, तो उनके बीच की जो सीमाएं हैं वो अतिव्यापी, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल मिलती जुलती होती है, आसानी से उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों के पर्याप्त और विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास, क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवश्री दृष्टांत प्रदान करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अब इस पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव भूगोल के इतिहास या समय के गलियारों से मानव भूगोल का वर्णन कीजिए, अथवा मानव भूगोल के विकास की समयावधि का वर्णन कीजिए। तो हमने जो अलग अलग टाइम पीरियड पढ़े हैं इसके स्टार्टिंग से लेकर, जैसे सबसे पहले आया था हमारा था वो था अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, आरंभिक उपनिवेशिक युग था। उसके बाद आया है आपका उत्तर उपनिवेशिक युग आया है। उसके बाद विश्व युद्धों के बीच की अवधि थी, 1930 के आसपास का दशक था। उसके बाद 1950 से 60 के दशक में कौन सी अप्रोच के साथ पढ़ा गया, 70 में कौन सी आई और 1990 में कौन सी आई, तो इसमें वो आएगा। तो मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल की शाखाएं पता चल गई, सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई, आर्थिक हो गई, जनसंख्या हो गई, आवास हो गई, नगरीय हो गई, तो ये सारी की सारी हो गई।
तो भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक हो गई भौतिक भूगोल, एक हो गई मानव भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल का संबंध आप किस सामाजिक शास्त्र से जोड़ेंगे? तो जनसंख्या भूगोल का टेबल में से किस सामाजिक शास्त्र से? जनांकी से जोड़ेंगे, हम जनांकी से जोड़ेंगे। तो सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताओ। तो सामाजिक भूगोल के पूछे गए हैं। तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र हो गए, व्यवहारवादी भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया। तो इस तरह से वो वाले आ जाएंगे। आर्थिक भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताओ। तो आर्थिक भूगोल में जो एक्टिविटी से रिलेटेड आएंगे, जैसे कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, संसाधन भूगोल, ये वाले आ जाएंगे। तो मानव भूगोल में मानवतावादी अथवा व्यवहारवादी उपागम का उदय कब हुआ है? तो मानवतावादी और व्यवहारवादी उपागम का उदय हुआ है आपका 1970 के दशक में हुआ था। तो रेडिकल या अमूलवादी विचार क्या है? तो रेडिकल या अमूलवादी विचार आपका कार्ल मार्क्स से रिलेटेड था कि पूंजीवाद का विरोधी था। जो संसाधन पाए जाते हैं उनका सभी में समान बंटवारा होना चाहिए, ताकि समाज में निर्धनता, सामाजिक असमानताएं न फैलें। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आप मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो डीपली जो स्टडी करना चाहते हैं कि मानव भूगोल की कौन कौन 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, तो इनकी विद डेफिनेशन स्टडी करनी है। तो आप इसी चैनल पर जो +1 क्लास है, +1 क्लास के चैप्टर फर्स्ट का 5वां पार्ट देख लीजिएगा। चैप्टर +1 क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, उसकी सीरीज चली हुई है। उसके फर्स्ट चैप्टर का 5वां पार्ट है जो, उसके अंदर आपका मानव भूगोल, उसकी शाखाओं के बारे में दिया गया है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं जल्दी सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।